आज वर्ल्ड वॉरियर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? और क्या इस बार ट्रिगर सिर्फ बम नहीं बल्कि ईंधन है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की आगाज से पहले ही बड़ी चेतावनी दी है और दो नाम लिए हैं। एक है ईरान तो दूसरा है हमास। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार हमले से ज्यादा खर्च की बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं B-2 बॉम्बर पर ईंधन बर्बाद करना नहीं चाहता और उन्होंने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है कि जो उनको पता चल रहा है कि दोबारा से वो एटम बम बनाने की साजिश कर रहा है ईरान। अगर ऐसा सही साबित हुआ तो वापस से युद्ध होगा। सीधे सीधे धमकी दे दी है कि हमला करेंगे हम ईरान के ऊपर। और दूसरी तरफ हमास को भी चेतावनी दी है कि अपने हथियार डाल दे और गाजा से निकल जाए, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो आप इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अंकित। बताइए, आज नए साल के आगाज से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की धमकी दे रहे हैं कि संभल जाओ नए साल पे, नहीं तो ईरान को भी तबाह करेंगे, हमास को जो भी है वो नस्ते नाबूद कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है जो उन्होंने ये कहा कि मेरे B-2 बॉम्बर्स पर मैं ईंधन खर्च नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो लास्ट टाइम जब युद्ध ख़त्म हुआ था, जो सीज़ फायर हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, उसको भी ख़त्म करने कौन आया था? B-2 बॉम्बर ही आया था। और हम सब ये जानते हैं कि B-2 बॉम्बर कैसा लड़ाकू विमान है, अपने आप में चलता फिरता युद्ध है। मतलब आप कह सकते हैं रणभूमि है वो अपने आप में। और जब आया था तो उसने किस प्रकार से ईरान में तबाही मचाई थी, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि ट्रंप साहब कहते तो हैं कि मैं शांति के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही आ जाते हैं कि वो चीज़ कर बैठते हैं जिससे कि दुनिया में अशांति आ जाए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में शांति कराने का बहुत दिन से हमने इस पर चर्चा भी करी, बहुत ज़्यादा हमने इस पर बात भी करी कि ट्रंप साहब के नेतृत्व में रशिया यूक्रेन में शांति आने वाली है। लेकिन क्या हुआ? परसों क्या हुआ? परसों गए 51 ड्रोन और फिर से युद्ध का एक नया अध्याय, एक नई पटकथा लिखी जाने लगी। और वही चीज़ मिडिल ईस्ट में भी है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका अपने आप को बनता तो है कि मैं मध्यस्थता करा रहा हूँ, मैं शांति बहाल करा रहा हूँ, मैं सीज़ फायर करा रहा हूँ, लेकिन क्या वो सीज़ फायर, क्या वो जिन बातों पर वो अमल करने की बात करते हैं, क्या वो अमल कर पाते हैं? और यहाँ जो रही बात ईरान के परमाणु संपन्न बनने की, ईरान बार बार कह चुका है और आपने खुद जाकर अपने B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से वहाँ पर उनके ठिकानों पर हमला किया और उनको बर्बाद करा, फिर भी अब आपको यकीन नहीं है और आप बार बार सैंक्शंस भी लगाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि उस जगह पे नहीं हो रहा है जहाँ पे हमने तबाही मचाई, किसी और जगह पे ये करने की साजिश कर रहा है ईरान। खामनेई जो है ये करने की कोशिश कर रहा है और लगातार वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने दोबारा से एटम बॉम्ब बनाने का, हमारा कट टू कट बात है, हम आपके देश का विकास भी चाहते हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने, हम आपके देश का विकास भी चाहते हैं, हम आपको अस्थायी करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप एटम बम बनाएंगे हम किसी भी कीमत पर एटम बम बनने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर। क्योंकि उनका और नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि मुस्लिम देशों के हाथ में एटम बम दुनिया के लिए खतरा है। नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम है जो कि दुनिया के लिए खतरा है, वो मुस्लिम देश के हाथ में किसी भी कीमत पर एटम बम बनने नहीं देंगे। ये नेतन्याहू और डोनाल्ड, खासकर नेतन्याहू का तो खासकर क्लियर कट है कि हम बनने नहीं देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की हर बात डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू की मानते हैं। तो जिस तरीके से वापस क्या 2026 में क्या शांति आएगी दुनिया में? एक मोर्चा है रूस यूक्रेन का, दूसरा मोर्चा है ईरान इजराइल। क्योंकि अभी राष्ट्रपति जो है ईरान के जो पेजेश्कियन थे, उन्होंने साफ साफ कह रहा था कि हम युद्ध में हैं इस वक्त, मतलब युद्ध लड़ी जा रही है अमेरिका से, यूरोप से, इजराइल से लगातार युद्ध लड़ी जा रहा है। मतलब अंदर खाने हमले हो रहे हैं जो दुनिया को पता नहीं चल रहा, बड़े बड़े ठिकानों पे हमले कर रहा है मोसाद, जो भी खुफिया एजेंसी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम युद्ध में हैं और ये जो तनाव है कभी भी बड़ा रूप ले सकता है।
जो तनाव है वो बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए आसान नहीं है। 2026 भी युद्ध का मोर्चा बना रहेगा, तनाव का मोर्चा बना रहेगा, क्योंकि जो भी विकसित राष्ट्र वो किसी भी तरह से ये ईरान और मुस्लिम कंट्रीज़ जो 27 देश हैं पिछलग्गू बनेंगे अमेरिका के। उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर वो अमेरिका के खिलाफ गए तो अमेरिका और इजराइल नस्ते नाबूद कर देगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आर्म फोर्सेस से संपन्न देश है, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे आधुनिक देश है। लेकिन जब आप सबसे ताकतवर हैं तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप इस दुनिया को शांति की तरफ लेकर जाएं। और ट्रंप साहब जो अपने आप को कहते हैं कि मैं दुनिया का नेतृत्व करता हूं, आप ये बताइए, आप हमने यहीं पर इस बात को भी डिस्कस किया था कि गाज़ा में युद्ध विराम लागू कराया पुतिन ने, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े मंच को स्थापित किया। वहाँ पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी वहाँ बुलाया। और वहाँ पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उन्हें आसिम मुनीर को क्या कहा था उन्होंने? माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहा जी। यहाँ पर ये सब चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका जब अपने आप को ताकत की धुरी कहता है, तो ताकत की धुरी होने के नाते उसे ये समझना चाहिए कि अगर ईरान या इजराइल में भी युद्ध हो रहा है तो इसका मतलब ये दुनिया की शांति के लिए और दुनिया की मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और पुराने साल के साथ पुरानी बातें जानी चाहिए और नए साल कि मुझे नहीं, मैं इसको अर्थव्यवस्था की नज़र से देखता हूँ। अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि दुनिया के सभी कंट्रीज़ में शांति। आप खुद देखिए भारत के साथ उसने क्या किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात हो गए, भारत पर उसने सारे सैंक्शन लगाए। हमला कहाँ हुआ था? भारत पर हमला किया था पाकिस्तान के आतंकियों ने, भारत पर हमला हुआ था और भारत का अधिकार था उन आतंकियों के ठिकानों को तबाह करना, अधिकार था। आज इजराइल के ऊपर अगर ऐसे हमला किया तो इजराइल ने गाज़ा को नस्ते नाबूद कर दिया। भारत के लोगों पर धर्म पूछ कर उनकी हत्या की गई, तो भारत का भी अधिकार था उन ठिकानों को तबाह करने का। उल्टा अमेरिका ने क्या किया भारत के साथ? अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगा दिए वो सारे। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया। वही ट्रंप जो मोदी के दोस्त हुआ करते थे, वही ट्रंप जो है असीम मुनीर को बिठा के उनको डिनर करा रहे हैं, उनको बेस्ट बता रहे हैं। वही शहबाज शरीफ को, जिसको आतंकी वाला देश का नेता बता रहे थे, उन्हीं को अपने साथ में बिता रहे हैं। मतलब उनका साफ साफ संकेत ये है कि जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था से हो, कूटनीति से हो, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हो, अगर भारत उनके पास नहीं जा रहा। भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील के साथ एक ताकतवर राष्ट्र है पूरी दुनिया में, तो भारत क्यों झुकेगा अमेरिका के सामने? भारत के पास इतनी बड़ी आबादी है, भारत खुद ही कंजम्पशन वाला देश है और खुद ही अपने आप को बड़ा बना सकता है। तो भारत को झुकने का तो ना भारत आज़ादी के बाद झुका है किसी के सामने और ना अब झुकेगा किसी भी कंट्री के सामने। तो ये अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि आप अगर कितना भी दबाव की राजनीति करेंगे, भारत तो झुकेगा नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अभी भी जो नज़रिया है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, वो साफ साफ है अर्थव्यवस्था। वो अपने हथियार बेचेगा, वो अपने संसाधन बेचेगा, वो अपने ईंधन बेचेगा, वो अपने सबको, वो भारत को कह रहा है तेल आप हमसे खरीदिए, आप रूस से क्यों खरीद रहे? आप खुद देखो ना, आप दबाव भारत के ऊपर किस चीज़ का बना रहे हैं? आप रसिया से बिजनेस घटाइए और हमसे बढ़ाइए, उसको कुछ मतलब नहीं है। आपका देश में कोई आतंकी घटना हो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के देश में हो गई तभी उसको लेना देना है, बाकी आपके देश के नागरिक मर रहे हैं, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। उल्टा आपके देश पर आया, आतंकियों ने हमला किया, खून बहाया आपके देश के अंदर, अमेरिका जो है सिर्फ दुख जताया। ऊपर से सैंक्शन किस पे लगाया? हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगाया और आपके दुश्मन देश को अपने समकक्ष बिठाया। यही किया ना उसने, जबकि खुले आम पाकिस्तान को चीन ने साथ दिया इस मैटर में। तो ये दिखाता है ना, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पहलू को हमें समझना जरूरी। जब आप अपने आप को शक्ति का स्तंभ भी कह रहे हैं, आप अपने आप को दुनिया का नेतृत्व करता भी कह रहे हैं, तो वही बात तो मैंने आपसे कही कि जब आप अपने आप को इतनी बड़ी उपलब्धि दे रहे हैं, इतना बड़ा स्तर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इन सब जिम्मेदारियों को भी समझें कि आपके ऊपर ही है। आप सिर्फ अपना आर्थिक फ़ायदा ना देखें जो कि वो देखता है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो इजराइल के क्षेत्र में हो, चाहे यूक्रेन के क्षेत्र में हो, चाहे पाकिस्तान। इजराइल की मजबूरी है युद्ध करना, उसकी मजबूरी है कि वो चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है।
तो उसको मजबूरी है उसकी युद्ध करना। अगर अगर वो दुश्मन देश से ना रहे तो वो कंट्री नहीं युद्ध करेगा, लेकिन उसकी मजबूरी है। अगर वो कमज़ोर पड़ता है तो आप खुद जानते हो ईरान क्या हाल करेगा, उसका आसपास की कंट्रीज़ क्या हाल करेगी, तो उसकी मजबूरी है। तो हम इज़राइल के, क्योंकि इज़राइल ने जब भी युद्ध किया, गाज़ा में युद्ध किया, उसकी मजबूरी थी। इज़राइल ने पहले हमला नहीं किया था, इज़राइल के 1200 लोगों को मार दिया। आपने देखा वो तस्वीरें कैसी हत्याएं की थी वहाँ पे, तो वो उसकी मजबूरी थी और वो बदला लेता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शता नहीं है। इज़राइल और नेतन्याहू खासकर, उनका क्लियर कट एजेंडा है। तो क्लियर कट एजेंडा है और इज़राइल को सोचना चाहिए कि अमेरिका अपने एजेंडे में चल रहा है, इज़राइल अपने एजेंडे में चल रहा है और भारत भी अपने ही एजेंडे में चलना चाहिए। अपने विकास को देखना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका के साथ उनकी गठजोड़ बनती है वो भी बना के रखना चाहिए, दोस्ताना रिश्ता भी भारत को बना के रखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमास को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है गाज़ा, उसके अंदर है हमास, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लोगे, आप कैसे ईरान को कंट्रोल कर लोगे, और बड़े आप खुद ही बड़े अर्थव्यवस्था और बाकी देशों को जो है आप कैसे कंट्रोल कर लोगे। आपसे हमास ही कंट्रोल नहीं, आप हमास को कह रहे हो कि सरेंडर कर दो सबसे, कि शांति वार्ता साइन करने के बावजूद अभी तक हथियार सरेंडर नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए। तो यही चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका अपने आप में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। दुनिया को वो आग में डालकर उस पर रोटियां सेकने का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी आर्थिक रोटियां सेकता है और उससे दबा के पैसे बनाता है। चाहे मैंने और जहां आपने अफ़गानिस्तान की बात करी, आज वो तालिबान बन चुका है। अफ़गानिस्तान तालिबान आज पूरा आप देखिए, और वहाँ से कैसे भागे ये पूरी दुनिया ने देखा, किस स्थिति से भागे हैं। हथियार बेचना ही अमेरिका का मेन मकसद है। अगर युद्ध रुक गया तो इजराइल किससे खरीदेगा, हथियार किससे खरीदेगा? यूरोपियन कंट्री अपने हथियार किसको बेचेगी? जेलेंस्की को बेचेगी। या सऊदी अरब को कौन बेचेगा हथियार? अमेरिका बेचेगा, रसिया बेचेगा, चाइना बेचेगा, अब इंडिया भी बेचने लगा अपने हथियार। तो हथियार बेचने का मकसद ही, जब तक आप युद्ध का उन्माद, युद्ध की खौफ, युद्ध उकसावा, तनाव ये नहीं दिखाएंगे। आपका हथियार अगर ताइवान खरीद रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, हथियार के बदले टेक्नोलॉजी भी ले रहे हो, तो आप कैसे बेचोगे अपने हथियार? कैसे आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी? तो आपको शांति बेचना होगा, आपको तनाव बेचना होगा, आपको युद्ध बेचना होगा, और यही चीज़ें हो रही हैं। तो उम्मीद है कल से नया साल है और जो दो मोर्चों पर युद्ध है वो रुकने चाहिए, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे तनाव भी है, वो भी रुकना चाहिए, और पूरी दुनिया जो है शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, ह्यूमन इंडेक्स मजबूत होना चाहिए, लोगों का जो जीवन है वो बेहतर होना चाहिए। हम इसी की उम्मीद के साथ आज का शो समाप्त करते हैं। हम लगातार आपको नए शो लेके आएंगे और अलग अलग तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको परोसते जाएंगे। तो आप कड़क के तमाम वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और कड़क को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।